नोट सबके बने हैं, और जिन्होंने नहीं कुछ लिखे होंगे कुछ नया लगेगा तो नोट करिएगा, एकदम टू द रहेगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बताओ मुझे, सबको पता है क्या? लाइट के बारे में बताओ सबसे पहले, लाइट क्या होती है? व्हाट इज़ लाइट बेटा? लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले आप बताओ लाइट क्या है? लाइट क्या है? हाँ, एक टाइप की क्या है ये? एनर्जी है, जो क्या करती है भैया? हेल्प्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है? हेल्प करती है। की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड। अगर हम वैक्यूम या एयर की बात करेंगे, इसको सी से डिनोट करते हैं, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी? वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, जिसको आप लैम्डा बोल रहे हो? 3900 एंगस्ट्रॉम टू व्हाट? 7800 एंगस्ट्रॉम। ये बेसिक बेसिक है भाई, सब ध्यान रखना। एक हमने कहा था भैया, कुछ लोग एनसीईआरटी सोर्स को फॉलो करते हैं, तो वहाँ लिखा है 4000 से कहाँ तक? हाँ, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगल। लाइट का जो हमने कहा था, अगर एक वाइट लाइट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कितने कलर्स होते हैं? 7। आपने पढ़ा होगा, विवग्योर पढ़ा होगा ना? विवग्योर जानते हैं ना, आप लोग सब पढ़े हैं? विवग्योर सबका फुल फॉर्म पता है ना विवग्योर में? ठीक। जब वाइट लाइट की हम बात करते हैं मेजरली, इसमें क्या होगा? विवग्योर होगा पूरा। वाइट लाइट की बात करेंगे तब ध्यान रखना, वाइट लाइट का मतलब उसमें क्या क्या होगा? विवग्योर। आप पढ़े हैं, ये आइडिया होगा। ये जो विवग्योर आपका लिखा होता है, ये किसका किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है बताइए? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये क्या क्या है, किसका किसका है इंक्रीजिंग ऑर्डर? वेवलेंथ का है, स्पीड का है, एनर्जी का है, इंटेंसिटी का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब का है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है भैया? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, एक तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसका है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक दो चीज़ और ऐड कर लेना। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन भी है इसमें, तो लिखना वहीं, यहाँ लिख लेना एंगल ऑफ डेविएशन भी होगा। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। अब बस इसको समराइज कर रहे हैं, इसको याद करना एकदम, बाकी ये सब टर्म्स क्या भी पढ़ेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो आपने विवग्योर पढ़ा, इस विवग्योर में देखो क्या क्या है चीज़ें भाई। विवग्योर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? वेवलेंथ का है, स्पीड का है, एनर्जी का है, इंटेंसिटी का है, और किसका है ये? एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबका है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसका अगर इसमें दो कलर को कंपेयर करना हो, सपोज करो ग्रीन और रेड को कंपेयर करना है, तो किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा? रेड का ज़्यादा है ग्रीन से। ग्रीन और रेड को कंपेयर करके पूछना हो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तो आप बताओगे किसका? ग्रीन का। कंपैरिजन में इनको ध्यान रखना कि कैसे है क्या नहीं, हर चीज़ को एकदम समराइज करके रखो, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। बेटा मेरा मुंह नहीं ताको, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब लिखते चलो फटाफट, तो नोट करे रहोगे तो सब समराइज करके आंसर कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं तो फिर कुछ आ जाएगा नहीं, तो वहीं रिकॉल करते रहोगे कि इसका क्या मतलब था क्या मतलब था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर। ठीक है चलो, ये सब बेसिक बेसिक जानकारी है, एकदम बेसिक। लाइट स्टार्ट करने से पहले कम से कम इतना तो आइडिया होना ही चाहिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत। ठीक है भाई, मूव करें। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तो उसकी कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी? फ्रिक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहती है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? चेंज।
फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। बाकी वेवलेंथ, स्पीड, इंटेंसिटी, एनर्जी सब चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ध्यान में रखिए। मूव करें हम लोग हटाए से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है भैया, लाइट रे क्या होती है कि स्मूथ पॉलिश सरफेस पे गिरेगी, जिस मीडियम से आएगी सेम उसी मीडियम को क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट की इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, लाइट रे आएगी किसी मीडियम से, किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे क्या होगी, पड़ेगी, फिर क्या होगी, इसी मीडियम में क्या हो जाएगी, सेम बाउंस बैक हो जाएगी। लाइट की इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, most of the light is sent back into the same medium, this process is called what, reflection of light। लाइट रे यहाँ पर क्या हुआ भाई, इस पे स्ट्राइक कर रही है, फिर क्या हो रही है, इसी मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है। लाइट की इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट रे आ रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो आपकी बाउंस बैक हो रही है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा लाइन कौन सा है, जो इस सरफेस पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को, एंगल ऑफ डेविएशन को आप लोग आई से डिनोट करते हैं, याद है ना, एंगल ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं, आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम लोग, पढ़े हैं ना इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है क्या नहीं। मिरर का केस हो सकता है आपका, पॉलिश सरफेस कुछ हो सकता है, बस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मिरर की बात करते हैं। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं, कौन कौन सा है भैया, पहला क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा हमेशा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा क्या होगा, मतलब जिस एंगल पे लाइट हमारी गिरेगी सेम उसी एंगल से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। मतलब अगर हमने कह दिया कि लाइट रे यहाँ पर 30 डिग्री एंगल पे गिर रही है, कितने गिर रही है, 30, तो 30 से ही क्या होगी, ये वापस चली जाए नॉर्मल से। एंगल हमेशा किससे लेंगे, नॉर्मल से लेंगे। एंगल हमेशा किससे लेंगे हम, नॉर्मल से। फिर जिस एंगल से नीचे गिर रहा है सेम उसी एंगल से क्या होगा, बाउंस बैक। कई बार ना ऐसे सरफेस देंगे, सरफेस में ऐसे लाइट रे ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहेंगे कि मान लीजिए ये है लाइट रे, ये हमारा पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे लाइट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ये वाला जो एंगल है हमारा 30 डिग्री। अब पूछेंगे बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, या क्या आपसे पूछाएगा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताओ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जैसे इस केस मुझे बताना है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या बताइएगा, ये 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जब एंगल बिटवीन बताना होगा इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों एंगल्स को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब आई प्लस आर कर देंगे, जो आ जाएगा वो हमारा एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे होगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब कह दिया भैया ये है, इसको रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, या कह देंगे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बताओ। तो कई बार गलती कर देते हैं बच्चे। अब क्या करना है, जिस पॉइंट पे इसको स्ट्राइक कर रहा है इसी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है अपने को, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, नॉर्मल है ना ये, ऑब्वियस बात। ये 30 है तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, अगर 60 ये बन रहा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, बाउंस बैक किस एंगल से होगा, ये 60 से ही क्या होगा, ये बाउंस बैक होगा। तो हमारा एंगल आई भी क्या है, 60 डिग्री है, आर भी क्या हो गया आपका 60 डिग्री। जब पूछेगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या बताइएगा, आई प्लस आर, ये कितना हो जाएगा अपना 120 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये भी हम लोगों ने किए हैं, बट आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, इसीलिए ब्रीफ दे रहे हैं कि कुछ भी कहीं डाउट कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। एंगल हमेशा किससे लेना होगा, भले सरफेस से दिया होगा, लास्ट में किससे निकाला होगा एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल निकालना है। जब वो एंगल निकल जाए तो हमें क्या करना है भैया, भाई जो भी एंगल है आप देखेंगे ये इक्वल होगा, इक्वल होगा जिसका मतलब लॉज ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन इसमें लग रहा है आपका, समझ जाएंगे। फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जब एंगल निकालना होगा तो दोनों एंगल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। रखिएगा, दिक्कत ठीक है ना, क्लियर है। फिर कभी कभी इसमें क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, सपोज करिए ये सरफेस है हमारा, इस पे लाइट रे क्या है 90 डिग्री एंगल पे गिर रही है, 90 भी गिर रही है, कितने भी गिर रही है भैया 90। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री पे गिर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में लाइट रे एकदम सीधी, जब भी 90 डिग्री पे किसी भी सरफेस लाइट रे पड़ेगी तो सीधे ही निकल जाएगी, बिना किसी डेविएशन के क्या होगी, सीधे ही निकल
मतलब ये नॉर्मल के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, या नॉर्मल इसी पे आ गया। जब नॉर्मल इसी पे आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, और दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, जीरो। कई बार बच्चे फ्लो में यहाँ 90 लिख के चले जाते हैं। सरफेस पे जब 90 डिग्री पे अगर लाइट रे गिरेगी आपकी, तो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। या तो ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है या तो नॉर्मल इसी लाइन पे है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएगा हमारा, 0। तब इस केस में बिना किसी डेविएशन के लाइट रे निकल जाएगी। कोई डेविएशन होगा क्या यहाँ पर, नहीं, नो डेविएशन। लिख लेना, इसको ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई डेविएशन यहाँ नहीं होगा। लाइट रे क्या होगी, एकदम सीधे चले जाएगी, जैसे आ रही थी सेम बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, एकदम सीधे स्ट्रेट पाथ से नीचे चले, या जिस भी सरफेस पे गिर रहा है इस तरह। जब 90 डिग्री पे लाइट रे गिरेगी तो बिना किसी डेविएशन के ही सीधे दूसरे मीडियम में चली जाएगी। क्या अगर मान लीजिए मिरर होगा तो अगर मिरर है तो क्या होगा, जिस पाथ से आई है सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। अगर मिरर है तो जिस पाथ से आई है सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगा, ये बाउंस बैक हो जाएगा। मिरर के केस में लाइट क्या होती है, बाउंस बैक होती है ना। तो 90 डिग्री पे जब गिरेगा तो जिस पाथ से आएगा सेम उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक। क्लियर हो रही बात अपनी, तो दिक्कत कोई डाउट। लेकिन अगर ये क्या है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो 90 डिग्री गिरेगी तो क्या होगी, बिना डेविएशन आगे निकल। मिरर होगा तो जिस पास से आएगी लाइट रे सेम उसी पास से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक। को अलग अलग समझना। मिरर के केस में क्या होगा, बाउंस बैक। ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जैसे लेंस है या ग्लास है तो क्या होगा, बिना डेविएशन सीधे ही चले। तब इस केस में आई और आर दोनों हमारे क्या जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। आगे बढ़े। सेकेंड लॉ इनका क्या कहता है, पहला लॉ हमने समझ लिया क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर सेकेंड क्या कह रहे हैं, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द व्हाट, सेम प्लेन। ये बता रहे हैं कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है, ये रे भी अगर इसी बोर्ड पे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पे होगा, आपका ये पॉइंट भी क्या होगा, इसी सेम बोर्ड पे ही आ रहा होगा। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी क्या होंगे, इसी प्लेन पे आएंगे। इसका मतलब ये सभी क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। कहेंगे लाइज इन द सेम प्लेन, या कहेंगे ये क्या होंगे, को प्लेनर होंगे। मतलब एक ही प्लेन में लाई क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence all lies in the same plane, that is they are what, co-planar। ये क्या है, मतलब सेम ही प्लेन। कोई दिक्कत, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ गए, ध्यान रखिएगा इसको। फिर इसमें देखिए क्वेश्चन आप कह रहा है, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर व्हाट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका किसके किसके लिए ट्रू होगा, मुझे बताओ। प्लेन मिरर्स ओनली, कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। चाहे सरफेस कोई भी हो, सब में क्या है, ये एप्लीकेबल होगा। बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, चाहे मिरर हो चाहे कोई भी पॉलिश सरफेस हो, सब में ये लगे। दिक्कत। फिर देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बाकी ये सब जानते हो। फोकल लेंथ वो सब बना के दिखाने वाले नहीं है। फोकल लेंथ क्या होता है आप समझते हो ना, क्या होता है, पोल और फोकस के बीच। जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, जो भी आप मिरर की बात कर रहे हो, ये है हमारा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई लाइट रे क्या है, इसकी पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, वही हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, पोल होता है। फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है भैया, फोकल, वही क्या होती है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का मतलब क्या है, बेसिकली फोकल लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कहीं आगे कहीं होगा, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग लिखते हैं आर, इसको लिखते हैं हम आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर लिखते हैं। और आर और एफ में रिलेशन पूछ किसी भी मिरर की हम जब बात करेंगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे चाहे कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, तो ध्यान रखना जो फोकल लेंथ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा। फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होगा, डबल होगा। ध्यान रखिएगा इसको, क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का डबल होगा, या क्या कहें कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, हाफ होगा।
समझे? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ का डबल होगा। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। और अगर आप समझिए कि फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, 20। कोई दिक्कत? डबल है, यूनिट वही रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर है तो कोई दिक्कत है नहीं, उसी बात है। सिंपल रिलेशन, ये सब ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन दिया है, द रिलेशन आर इज इक्वल टू 2f इज वैलिड। आर इज इक्वल टू 2f किसके लिए वैलिड है, बताओ मुझे। क्या कह रहा है, फॉर कॉन्केव मिरर्स बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स बट नॉट फॉर व्हाट, कॉन्केव मिरर। देख लो कितना डीप पूछते हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। फिर क्या रहा है, नाइदर फॉर कॉन्केव मिरर नॉर फॉर व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, फॉर बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जो सही वाले ऑप्शन है उसको सबसे लास्ट में, ताकि वही गलती कर लो। दोनों में लगेगा ना, मैं अभी बता रहा हूँ ना, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉन्केव मिरर। जैसे क्वेश्चन आए हैं, आइडिया रखो, इससे आपको मिलेगा डायरेक्शन की एग्जामिनर कहाँ सोच रहा है, किस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे कहाँ कैसे सोच रहा है, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा कि हमें इसी डायरेक्शन में सोचना है। इसलिए आपको ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बाकी पढ़े तो वही है, जान तो है ही रहे, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत। प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है क्या, मैं पूछूं, प्लेन मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है? प्लेन मिरर बताओ, प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल है, बोलिए। इनका कुछ ना कुछ कर्वेचर है, उसकी बात करेंगे, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट आता है, फोकल लेंथ भी क्या आता है, इनफाइनाइट, वहाँ वो एप्लीकेबल। प्लेन मिरर का देकर कंफ्यूज करते तो आप सोचने लगो कि डीप में एकदम, मिरर तो मिरर है, कोई भी मिरर ना ना ना, कर्व्ड हमारे सरफेस होंगे, केवल उन्हीं की रिस्पेक्ट में बात, ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। अब इनके यूजेस की बात करते हैं। कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा कॉन्केव कॉन्वेक्स मैं बता नहीं रहा हूँ, आइडिया है ना आपको, कॉन्वेक्स सरफेस आपका कैसे होगा। ये क्या है आपका, कौन सा मिरर है बताओ, ये कॉन्केव मिरर है, याद है ना, बाहर वाले सरफेस को अगर आपने पॉलिश किया तो ये क्या होगा आपका, कॉन्केव मिरर। अच्छा कॉन्केव मिरर को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मतलब लाइट रेस को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कैसे कन्वर्ज करेगा, आइडिया है, जैसे ये है, चाहे जितने भी लाइट रेज आएंगे उनको क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये फोकस कराएगा। जो भी लाइट रेज आएंगे क्या होगा, जैसे यहाँ पर गया, ये गया, देखो जितने भी रेज जाएंगे इससे सबको क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास कराएगा, कन्वर्ज कराता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं इसको क्या, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, उनको क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस कराएगा, कन्वर्ज कराएगा। इसलिए कॉन्केव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स कैसा होता है बताओ, कॉन्वेक्स में क्या करते हैं आप, ये आपका सरफेस है, अंदर वाले सरफेस को आप क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ब्रीफ दे रहे हो, बाकी आइडिया तो है ही, अब तो पढ़ ही लियो सब। कॉन्वेक्स मिरर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग, ये लाइट रेस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है, स्प्रेड करती है, फैला देती है, पता है ना आपको। तो जो भी लाइट रेज आएंगी इस पर गिरेंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट रेस ट्राई किया, फिर क्या होगा, इसको बाहर बाहर कर देगा, है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग, आइडिया रखिएगा। लेंस के केस में जस्ट अपोजिट, लेंस के केस में जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो वहाँ कॉन्केव लेंस होगा तो बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग लेंस। तो वहाँ कॉन्वेक्स लेंस होगा, उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। अपोजिट होता है, ध्यान रखिए। ओके, चलिए हम लोग मूव करें, आइडिया रखिएगा थोड़ा। कॉन्केव मिरर की यूजेस क्या है, कॉन्केव मिरर की क्या क्या यूजेस हैं, बाकी तो ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ यूज होगा। देखो कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ द वॉट व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। गाड़ी की क्या होती है, हेडलाइट्स होती है, इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स के लिए आप यूज़ करते हो, शेविंग के लिए। और ये सर्च लाइट है आपका, है ना, डॉक्टर्स डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं आपके दांत वगैरह सब देखने, सब में कौन मिरर यूज होता है आपका, कॉन्केव मिरर यूज। देयर आर just saving mirrors to see larger image of the face. They are used by dentists to larger image of teeth. large large concave mirror are used to क्या दिया है, concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. सोलर कुकर में भी कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कॉन्केव मिरर के क्या है यूज, रखिएगा थोड़ा सा, बाकी बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं लिखा होगा आपने, नोट्स बनाया ही होगा। अब इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्केव मिरर यूज्ड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बताओ, सोलर कुकर है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा मिरर यूज करते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स। अभी देखेंगे वो कॉन्वेक्स। सेफ्टी मेजर्स इन व्हाट, शॉपिंग मॉल्स। और क्या दिया है, इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स,
सोलर कुकर में क्या यूज़ करेंगे बताओ? इसमें किसकी बात कर रहा है वो? कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। तो कॉन्केव मिरर किस में यूज़ करेंगे बताओ? इसका मतलब ये जो 3 लिखे हैं सब किसके हैं? इसको एज ए मतलब उसका यूज़ भी याद कर सक लो। कॉन्केव मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर का एज ए यूज समझ लो। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स मिरर? देखो, रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल, जो साइड मिरर लगा होता है ना जिसमें आप पीछे आती हुई गाड़ियों को आप देखते हो, तो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर। और क्या है? सेफ्टी मिरर्स इन शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स में जो सेफ्टी मिरर्स होते हैं उसमें भी क्या यूज़ करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। और इन व्यू फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट टॉल बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंगों का जो फुल साइज आपको देखना हो उसके लिए भी कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे। बड़ी बिल्डिंग है, ये साइज में बना के उसको देखना है भाई, एकदम एज इट इज़ देखना है, कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम लोग? कॉन्वेक्स। ये सब भी उसकी एप्लीकेशन है भाई। एक ही तो कॉन्केव का बना, बाकी सब के सब क्या हो गए फिर? कॉन्वेक्स का हो गए। ऑब्वियस सी बात है ना, तभी तो एक सही हुआ, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखो, ये रियर व्यू कमेंट दे दिया साइड वाला जो आपका मिरर है, इसमें देखो क्या क्या दिया है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज क्या दिया है? रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर्स गिव इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा इमेज देता है मतलब सीधा सीधा देगा, इरेक्ट देगा, अपराइट देगा, और क्या होगा? डिमिनिश्ड इमेज। दे आल्सो हैव इन व्हाट? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर। मतलब इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे छोटे से मिरर में आप देखो ना पूरी पूरी सड़क को आप पीछे से देख लेते हो आसानी से, तो कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें, दिख जाता है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन दिया देखो, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑप्टिकल डिवाइस है, एक इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है इन फ्रंट ऑफ इट। इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिवाइस इज व्हाट? बहुत क्लियर समझना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर केसेस ध्यान रखना। एक तरफ मैं लिख देता हूँ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, तरफ लिखिएगा भैया कॉन्केव। एकदम एकदम क्लियर, क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी कंफ्यूजन का स्कोप आपने छोड़ा नहीं कि आप समझो बर्बाद हो गए। कॉन्केव, कॉन्वेक्स, और क्या है? इस केस में जो इमेज बनेगा ना, इमेज ध्यान रखना है, केस में जो इमेज बनेगा हमारा, इमेज क्या होगा हमारा? इरेक्ट होगा, जिसको आप अपराइट बोलते हो। क्या बोलते हो? अपराइट, या क्या बोलेंगे? इरेक्ट। डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होने का मतलब समझते हो ना? डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या जितना छोटा हो लेकिन छोटा होगा बस। डिमिनिश्ड और हाइट ऑफ इमेज लेस देन क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इरेक्ट होगा, अपराइट होगा। इसके लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ऐसा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 से छोटा होगा एंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 से छोटा होगा और क्या होगा? और इमेज हमेशा बनेगी कैसे? इमेज हमेशा बनेगी कैसे? ये दोनों, अपराइट होगा, डिमिनिश्ड होगा, और क्या होगा? ये वर्चुअल। और क्या होगा? ये ध्यान रखना। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसे होगी? इरेक्ट होगी, अपराइट होगी, डिमिनिश्ड होगी, और क्या होगी? वर्चुअल होगी। लीनियर मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू 1 से कम होगी और क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये 3-4 इन्फॉर्मेशन एक साथ रखो। क्या क्या? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी, अपराइट होगी जिसको कहते हैं, डिमिनिश्ड होगी मतलब वर्चुअल होगी, और क्या होगी? लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम होगी और क्या होगी? पॉजिटिव। समझ पा रहे हो क्या? अलग से लिखूँ? ठीक। और कॉन्केव में फिर क्या होगा? कॉन्केव में इमेज कैसे बनेगा? देखो कॉन्केव में देखो भैया, इमेज क्या बनेगा? इसमें क्या होगा? इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड होगा, क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, और किसी भी साइज का बन सकता है। क्यों भैया? भाई इमेज क्या होगा? सेम साइज का भी बन सकता है, उसके साइज से बड़ा भी हो सकता है, बन सकता है कि नहीं? छोटा भी बन सकता है। इसमें सारी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन्वर्टेड होगी और क्या होगी? रियल होगी। इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, और एम हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। इसके केस में साइज कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल कब आएगा? आइडिया है कि नहीं? नहीं है? इसमें तीनों ही पॉसिबिलिटी हैं। ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी इमेज बन सकता है, कम भी बन सकता है, और ज़्यादा भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना। मतलब मैग्नीफाइड इमेज उसको कहाँ पर रखें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या होगा? लार्ज इमेज मिलेगा, या तो साइज के, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में हमेशा क्या होता है? इन लार्ज मिलता है। ऐसा क्या मिलता है? इन लार्ज।
लेकिन रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, एम की वैल्यू जो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, क्या रखना। केवल एक केस में पॉजिटिव आता है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा। केवल एक ही केस में एम की वैल्यू पॉजिटिव आती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस और पोल के बीच में रखा हो। नहीं याद है तो लिख लो, कॉनकेव के लिए थोड़ा सा अलग से लिख ही लो। नहीं कहेंगे सब आप तो करवा ही दिए, हमें कुछ ज़्यादा ही नहीं था और पेपर मेरा ऐसे चला। अब बताओ इसमें इमेज कैसा होगा, पहले ये समझना। इमेज आपका कैसे बनेगा, इसमें रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और एम की जो वैल्यू होगी, एम की जो क्या है भाई वैल्यू होगी, रियल है, इन्वर्टेड। केवल केवल एक ही केस में है एक्सेप्शन, केवल एक ही केस में है जहां इमेज क्या बनेगी हमारी, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और क्या होगी, अपराइट होगी या इरेक्ट होगी। वो केस कौन सा है, वो केस कौन सा है, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड व्हाट, जब ऑब्जेक्ट आपका किसके किसके बीच में रखा हो, फोकस और पोल के बीच में, तभी इमेज हमारी कैसी मिलेगी, वर्चुअल, अपराइट और इनलार्ज्ड होगी। और क्या होगी, इनलार्ज होगी। यहाँ पे लिखना क्या होगा, इनलार्ज होगा, यहाँ मैग्नीफाइड होगा। इनलार्ज या इसी को क्या लिखें, या इसी को लिख दो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। केवल एक केस है एकमात्र, बाकी हर केस में क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, रियल होगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और एम की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ यहाँ पर। एम की वैल्यू एक तो ये समझो कि हमेशा इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन जब ये वाला केस आएगा तो इस केस में एम क्या होगा हमारा, पॉजिटिव हो। जब ये वाला केस आता है तो इस केस में एम हमारा क्या जाता है, पॉजिटिव। जब पूछेगा कि लीनियर मैग्निफिकेशन एम पॉजिटिव है कॉनकेव मिरर में, वो सिचुएशन कौन सी होगी, तो क्या बताइएगा, वो सिचुएशन वो बनेगी जब ऑब्जेक्ट हमारा किसके किसके बीच में रखा हो, फोकस और पोल के बीच में। एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पर एम पॉजिटिव आएगा, बाकी हर जगह एम क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा। और कॉन्वेक्स वाले में तो हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके केस में केवल एक केस में पॉजिटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा। ये सब यूनिक केसेस हैं, एग्जामिनर का यहाँ पर नजर होता है। क्वेश्चन यही से पुटअप करेंगे, आप हमेशा डेटा कॉमन वाला रट के जाओगे, फंस जाओगे। फिर आप ये देखो कि वो कहाँ फंसा सकता है, कहाँ सोच सकता है, उस पर भी आप काम कर। कोई दिक्कत, ये एम आई का हमेशा नेगेटिव। और एम की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, एम की वैल्यू इस केस में इस यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, एम की वैल्यू या तो क्या होगी, 1 होगी, या क्या होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 से बड़ी। इस केस में एम की वैल्यू 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, ध्यान रखना। या तो वैल्यू 1 के इक्वल होगी या क्या होगी। अब यहाँ देखना कि m इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है, m इक्वल टू 1 होने का क्या मतलब है बताओ। ये यूनिक केसेस को ध्यान रखना, ये सब देखो ऐसे जोन है जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। m इक्वल टू 1 हो जाने का मतलब क्या है, या -1 हो जाने का मतलब क्या है, कौन, -1 हो जाने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है, और सेम साइज का बनेगा। ये इमेज क्या है, सेम साइज का। सेम साइज का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वाला केस कब बनेगा, ये वाला केस कब होगा, ये वाला केस कब होगा, जब आपका u इक्वल टू क्या होगा, v होगा। u इक्वल टू क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट व्हाट, f1, तो इमेज होगी कहाँ पर होगी, इमेज एट क्या हो जाएगा, 2f2। जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे होगा तो इमेज हमारी 2f2 भी बनेगी। ये एकमात्र ऐसा केस बनेगा जहां पर क्या होगा, इक्वल होगा। कहाँ बेटा, अभी तो इसमें है ना बेटा, हाँ हाँ, मतलब ये तो अच्छा मिरर का लिख रहे हैं ना हम लोग, एक सेकंड रुको। यू इक्वल टू दिस होगा, यहाँ लिखना ये बेटा बेटा, हाँ अच्छा प्लीज 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 थोड़ा सा कॉपरेट करो, मैं अच्छा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सी। सी होने का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
U इक्वल टू वी क्यों होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा बताओ, सी पे रखा होगा, सेंटर ऑफ, ये जोन है जहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। कहाँ भैया, एक्सेप्शन है इसमें, वर्चुअल और अपराइट इन लास्ट या मैग्नीफाइड इमेज बनेगी कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ कहाँ रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा, और एम की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी इस केस में, और 1 से क्या आएगी, बड़ी। एकमात्र ऐसा केस है जहां पर 1 एम की वैल्यू नेगेटिव होगी, 1 के इक्वल होगी, इसमें क्या होगा, इमेज रियल इन्वर्टेड सेम साइज का बनेगा, कब, U इक्वल टू वी होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, सी पे रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेगा तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की साइज आएगी, और इमेज कैसी होगी, रियल और इक्वल ऐसे केस ध्यान में, दिक्कत वाली बात नहीं ना। बाकी कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ व्हाट, इरेक्ट इमेज बन रहा है। इरेक्ट इमेज आप कहोगे कॉन्केव में भी आता है, एक केस में आता है केवल कॉन्केव में, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, लेकिन उसमें इमेज क्या बनती है, मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज बनती है, बड़ी बनती है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, द साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से हाफ हो गई, छोटी हो गई, तो ऑब्वियस बात है कौन सी मिरर की बात कर रहा है, वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसमें कॉन्केव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कौन सी लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। सिंपल सी बात है ये, लेकिन इतनी सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी तभी तो पहुंचोगे सही ऑप्शन पे, कोई गोल गोल घूमते रहो कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट सब ध्यान में, ये साइन कन्वेंशन का आइडिया तो है आपको। मिरर के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या होगा, नेगेटिव, मिरर के राइट में जितनी भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या होगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट लेंगे सब क्या होगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी नीचे हाइट लेंगे मेजर करेंगे वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। मिरर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस लेंगे सब क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं हम लोग। मिरर के राइट में जो भी डिस्टेंस लेंगे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट लेंगे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो हाइट लेंगे हमेशा क्या आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से मिरर को समझ लेना जैसे ओरिजिन पे है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस हो गया। एक्स की वैल्यू इधर क्या होती है, पॉजिटिव, उधर क्या आती है, नेगेटिव, वाई की वैल्यू ऊपर क्या आती है, पॉजिटिव, नीचे क्या आती है, नेगेटिव, ऐसे याद रखो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चाहे जैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए। अब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, फटाफट थोड़ा सा आइडिया रखिएगा इसमें क्या क्या है, कितने केसेस बनते हैं ध्यान रखना। जब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सी के पीछे रखा हो, या बिटवीन किसके बीच में रखा हो, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज आपका कहाँ पर बन रहा है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। इसमें हम 2 रे यूज करते हैं, आपको पता है ना, 2 रे यूज करेंगे, एक क्या होगा, इसके पैरेलल ले जाएंगे, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट तो पढ़े ना, रूल वगैरह है ना। जब कोई लाइट रे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है। पता है कि नहीं पता है, ये जानते ही आप लोग। तो 2 रे यूज करेंगे, एक क्या होगा, इसके पैरेलल आ रही है, फोकस से पास होगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, जिस पास से आ रही है उसी पास से क्या जाएगी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज बनेगी। इसकी इमेज यहाँ पर बन गई, कहाँ पर है देखो, जो ऑब्जेक्ट हमारा सी के पीछे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। और इमेज का नेचर कैसा है, एक्चुअल में लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब एक्चुअल में करेंगे तो इमेज हमेशा कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इमेज हमेशा कैसे बनेगी, रियल। लेकिन कैसा है देखो जरा, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जब हमारा बियॉन्ड सी है तो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, साइज में छोटा है कि नहीं है, यहाँ पर लिखा गया भैया रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड होगा। सेम साइज का कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा होगा, सी पे। ऑब्जेक्ट को हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी बात कर रहे थे ना, ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तो इमेज भी कहाँ बन जाएगी, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा, और रियल इन्वर्टेड और क्या होगा, सेम साइज का बनेगा। यही इसी केस की बात कर रहे थे ना अभी हम। ठीक है, ध्यान रखना, ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। फिर क्या है भैया, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, तो हमारी इमेज क्या होगी, बियॉन्ड सी बनेगी, और कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड और क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। फिर क्या है भैया देखो यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट को हमने फोकस में ही रख दिया तो इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। उस केस में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड होगा, और इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पे, ध्यान रखिएगा। और ऑब्जेक्ट को अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा फोकस पे। ऑब्जेक्ट को अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ तो इमेज बनेगी फोकस पे, ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, ध्यान रखना। फिर एक मात्र इकलौता केस है देखो, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोकस और पोल के बीच में रखा, तो इमेज देखो क्या है, बड़ी बन गई। क्या रियल में लाइट रे पीछे जाएगी क्या मिरर के, नहीं, हमने क्या किया है, आर्टिफिशियली मतलब इमेजिनरी हमने इसको लाइन आगे बढ़ा के इंटरसेक्ट कराया है। यहाँ पर इमेज देखो क्या है, इरेक्टेड है, अपराइट है, और क्या है ये, मैग्नीफाइड है, और बिहाइंड द, यही एक केस है जब हमने कहा था वर्चुअल इमेज बनेगी।
जब फोकस और क्या होगा, पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखें, अभी बता रहे थे ना, इसकी ध्यान रखिएगा। और कॉन्वेक्स में तो हर जगह यही आएगा, जानते हो, ऑब्जेक्ट को चाहे कहीं भी रख दो, हमेशा इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश बनेगी, और बिहाइंड द कॉन्वेक्स में चाहे पास में रखो चाहे दूर में रखो, कहीं भी रखो, इमेज का नेचर हमेशा यही होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा, डिमिनिश होगा, और बिहाइंड द क्या होगा, मिरर होगा। कोई दिक्कत, ये सब समझ रहे हैं। यहाँ मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला आप जानते हैं 1/v + 1/u = क्या होता है, 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ है, सबको पता है ना। तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, v को हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखना। अब साइन कन्वेंशन का भी बहुत स्पेशली ध्यान रखना। कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्वेक्स की बात करेंगे और क्या करेंगे हम, कॉन्केव की बात करेंगे। अब u की वैल्यू क्या होगी, u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा, तो हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे चाहे क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के हम लेफ्ट में ही रखेंगे, तो लेफ्ट वाली जितनी भी डिस्टेंस होगी हमेशा क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए हमेशा इसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताना v क्या होगा भाई, v कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि राइट में बन रहा था ना इमेज हमारा, लेकिन कॉन्केव में v क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। और f क्या होगा जरा बताना, f इस केस में क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके केस में क्या आएगा, इसका मतलब कॉन्केव मिरर में तीनों ही नेगेटिव आएगा, कॉन्केव मिरर में तीनों क्या आएंगे, नेगेटिव, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, केवल u नेगेटिव आएगा, बाकी v और f दोनों क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव आएंगे। ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में v और f पॉजिटिव आ जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो समझ जाना आंसर अपना क्या है। लेकिन एकमात्र इकलौता केस इसमें ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं, v आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, v क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, एफ भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, लेकिन u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, हाँ, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, किसके किसके बीच में होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन व्हाट, फोकस एंड पोल। तो ऑब्जेक्ट को आप फोकस और पोल के बीच में रखोगे तभी ये केस बनेगा कि v हमारा पॉजिटिव होगा, f पॉजिटिव होगा, बाकी u हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, तो हमेशा क्या आएगा, हाँ बेटा, हाँ फोकस भी नेगेटिव। हाँ देख रहा, मुझे करने तो मैं बता देता हूँ, एफ नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव होगा, लेकिन वी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इमेज क्या होगी, राइट साइड, मतलब बिहाइंड द मिरर बन जाएगी ना, तो राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, मिरर के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ तो पीछे ही होगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत, एकमात्र ऐसा केस है, ध्यान रखना। ये देखो यूनिक केस ऐसे बार बार आएंगे, इसलिए फेमिलियर रहना बहुत क्या है, जरूरी है। जहाँ गलती हो सकती है उसको एकदम पकड़ के रखो, क्योंकि वही क्वेश्चन उठेंगे, वही सब फंसेंगे, ठीक है ना। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन को किसी डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू क्या होता है भैया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को आप लिखते हैं -v/u, और हमने लिखवाया होगा फार्मूला, क्या लिखा है भाई, f-v/f, और क्या लिखा होगा, f/f- लिखा होगा ना भैया, सारे फार्मूले हमने लिखवाए होंगे इसमें। ये फार्मूले लिखना सब यूनिक फार्मूले हैं, नहीं डायरेक्ट निकाल नहीं पाओगे, केवल इतने ही दिए हैं बस, हमने इसको लिखवा दिया इसलिए क्योंकि इसको भी हम यूज़ करेंगे, ये है लेकिन बुक में नहीं दिए हैं, सकता है दिया हो, आपने कभी देखा हो, नहीं देखा है तो उसको नोट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे हमारे, इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है ना। क्या लिखा आपने, एम लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -v/u, और क्या हो गया, f-v/ क्या हो गया, f, या f अपॉन क्या हो जाएगा, f-, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत, मूव करें हम लोग, ठीक, चले आगे। अब जिसे क्वेश्चन दिया है इसमें आप समझना अच्छे से, अब बताओ क्या है, क्वेश्चन को पढ़ी, इसमें क्या दिया है बताओ, क्या करोगे, क्या फार्मूला यूज, जल्दी से बताओ मुझे, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है भाई, चलिए कैसे करेंगे बताइए, क्या होगा इसका आंसर बताएं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ क्या दिया है, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर,
कॉनकेव कितना है भैया, देखो फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ये है फोकल लेंथ हमारा, एफ दिया है ये। फिर कह रहा है इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज का है। सेम साइज का कब बनेगा, जब u इक्वल टू क्या होगा, v होगा। u इक्वल टू क्या होगा, और ये केस तभी बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे होंगे, एट c पे। ऑब्जेक्ट अगर c पे रखें तो जो हमारा अगर c पे होगा तो u किसके बराबर आएगा, r के बराबर आएगा। और u इक्वल टू क्या है, v है, और r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, कितना होगा ये। लेकिन पहले ध्यान समझना, अभी तो मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर हमारा f15 है तो यहाँ जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन समझना क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं क्या। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या है। जहाँ ऑब्जेक्ट रखी थी वहीं तो इमेज बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्ट रखी है वहीं तो इमेज बनेगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। यहाँ v नहीं पूछा जा रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताओ, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की क्या बताओ, डिस्टेंस। ये वो केस था जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। क्वेश्चन को एक स्टेप आगे जाके पूछ रहा है, वी तो सब बता देंगे 2f कर लिए, लेकिन देख रहे हो कहाँ सोच रहा है एग्जामिनर, दोनों के बीच का पूछ रहा है क्या, डिस्टेंस। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताओ। बच्चा इंसिडेंट एंगल जानता है और रिफ्लेक्टेड एंगल जानता है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल निकालना फ्लो में भूल जाएगा। जो आप गलती कर सकते हो वो पूरी पॉसिबिलिटीज छोड़ रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि वहीं अटक जाओगे ना। देखो 15 दिया, 60 दिया, 30 सब मिल जाएगा, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो सबसे एंड में दिए। आप वही गूगली में फंस जाओगे, बेटा विकेट गिर जाएगा, समझे। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल था। तो जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना बात। सोचो देखो क्या है ये, तभी जाकर समझ पाओगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताओ मुझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने म्यू से डिनोट किया होगा। म्यू इक्वल टू क्या लिखे होंगे, सी अपॉन वी लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा आपने, साइन आई अपॉन क्या लिखे होंगे, साइन आर। साइन आई अपॉन क्या लिखेंगे, साइन आर। जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं ना। यही था हमारा क्या, स्नेल्स लॉ, याद है, पढ़ा होगा आपने, भाई रिवाइज कर रहे हैं तो अभी देख लो क्या है। ये क्या है आपका स्नेल्स लॉ था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन वी। यह होता है साइन आई अपॉन साइन आर। यूनिट इसकी क्या होगी, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये। तो क्या है जरा देखना, तो जो हमारा म्यू है, म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, म्यू की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या क्या होगी, इक्वल होगी। म्यू की वैल्यू या तो हमेशा 1 से बड़ी होगी, या तो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। इसका मतलब हम तब बता रहे हैं जब लाइट रे हमारी क्या हो, रेयरर से डेंसर में जा रही है। उल्टा हो जाए तो 1 से कम भी आ सकता है, लेकिन अभी जो आप पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी वैल्यू 1 से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। हम जो पढ़ रहे हैं, लेकिन कम भी हो सकता है। वो यूनिक केस होगा कब, जब लाइट रे किधर से किधर जाएगी, डेंसर से रेयरर को जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आ जाएगी। लेकिन ये जो लिखा हुआ है सिलेबस में हमारे, इसका मतलब क्या है, लाइट रे किधर से किधर जा रही है, रेयरर से डेंसर को जा रही है। तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ कि अगर इनकेस आता है तो आप रिलेट कर सको, सोच सको। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, और ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करे। हाँ, वेवलेंथ के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तभी तो मैंने बताया था, जो विवग्योर आपने लिखा था, जो आपने विवग्योर लिखा था, मैंने इसमें बताया था ना स्टार्टिंग में, एकदम एकदम स्टार्टिंग में हमने बताया, ये वेवलेंथ का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप न्यू से डिनोट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये सब रिलेट करना आना चाहिए। अब 2 लाइट रे दे दिए, पूछेंगे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसका कम है, तो बता पाओगे ना। सबसे ज़्यादा किसका होगा, वॉयलेट का होगा। सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। ये सब रिलेशन वहीं काम आएंगे, मैंने कहा था उसको रिलेट करके तभी सोच पाओगे, नहीं पढ़ते रहो कुछ होने जाने वाला। हमेशा रिलेटिव स्टडी करो कि चीज़ें कहाँ पर कैसे घट रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं, और कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन से लॉजिक से, कौन से सेंस से हो रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, केवल पढ़ लेने से काम होने वाला नहीं है। एप्लीकेशन सीखो कि कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। और देखो v इक्वल टू क्या होता है, जैसे 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता हो तो कैसे लिखोगे आप, 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, मैंने लिख दिया क्या भाई, μ2 बाई μ1।
वेलोसिटीज़ में लिखना होगा तो इसको यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ क्या लिखेंगे हम v1 बाई v2। वेवलेंथ में भी लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे λ1 बाई λ2। λ1 बाई क्या लिखेंगे λ2, ध्यान रखना इसको लिखेंगे λ1 बाई λ2। अभी काम का है ध्यान रखना। वेवलेंथ में इन सब में रिलेशन लिखना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिखना है भैया μ2 बाई μ1, यहाँ क्या लिखेंगे v1 अपॉन v2, यहाँ क्या लिखेंगे λ1 अपॉन λ2। अब मैं इसको बताता हूँ आपको, समझना इसको कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन भी ये समझना आप। मैं इसको क्यों बता रहा हूँ ये समझ जाएंगे आप, ठीक है ना, कि जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। मैं हटाऊँ इसको बताऊँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है। वेलोसिटीज में रिलेशन लिखना हो तो ये देखना। अब देखो जरा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा वेलोसिटी के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट के भी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया वो स्पीड ऑफ लाइट की क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट की भी क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ क्या है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कम है। जैसे एयर और वाटर को मैं कंपेयर करूँ, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी एयर में होगी, वाटर में कम होगी। तो मैं पूछूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, एयर का या वाटर का, तो क्या बताइएगा वाटर का। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्योंकि लाइट की स्पीड वहाँ क्या है कम है। रिलेशन ये सब बताएंगे, रिलेट करके पढ़ो। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ, हटाओ इसको। जैसे दो मीडियम की हम बात करेंगे, दो मीडियम की हम बात करेंगे, एक मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम हमने ले लिया वाटर, कुछ भी है यहाँ पर डेटा। इस वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर में क्या लिख दिया इसको μw। इस वाटर में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी ये अपने को बतानी है, लेकिन यहाँ पर है एयर, एयर में जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको μa मान लेते हैं, इसका जो इसका वेवलेंथ है यहाँ पर इसको λa लिख रहे हैं, है ना। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, अभी लिखेंगे, हमने देखा भी चार्ट वही लगाया है ना टेबल, अब उसको पढ़ लेंगे। और एयर में मान लेते हैं इसकी जो वेवलेंथ है लाइट की, सपोज करो 5000 एंगस्ट्रॉम है। वाटर का जो हमारा क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी लिख लेंगे, यहाँ लिखा भी है आपका लिख लिया, मानिए हमने 4/3 लिख दिया, कितना लिख दिया भाई 4/3 लिख दिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3, हमने लिख दिया 4/3 होता है। अब हम पूछ रहे हैं इसी सेम लाइट का वाटर में वेवलेंथ क्या होगा, आप बताओ। डेटा दिया आपको क्या कि लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत कॉमन है, अंडरस्टूड होना चाहिए। एयर का 1 है, हालांकि दिया रहेगा तो हम यूज कर लेंगे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एयर में लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है। कह रहे हैं ये लाइट रे किस में जा रही है वाटर में जा रही है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, तो सेम उसी लाइट रे का वाटर में वेवलेंथ बताओ क्या होगा। आपको लगेगा लाइट रे तो सेम है, वेवलेंथ तो सेम रहनी चाहिए, नहीं वेवलेंथ डिक्रीज होगी ना, डेंसर मीडियम में जा रही तो। अब वेवलेंथ वहाँ क्या होगी कैसे निकालोगे, तो हमारे पास रिलेशन यही है भैया। हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना ये, अगर मैं यहाँ लिखूंगा μa, यहाँ लिख रहा हूँ μw, तो वेवलेंथ में यहाँ क्या लिखूंगा μw लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा लैम्डा ए, मतलब लैम्डा w लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा लैम्डा ए। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब यहाँ मैं μa लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा लैम्डा w लिखूंगा, जब यहाँ मैं μw लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा लैम्डा ए। क्यों, इन्वर्स रिलेशन है ना, जब यहाँ a आएगा तो यहाँ w आएगा, यहाँ w आएगा तो यहाँ क्या आएगा a आएगा। सीखना ये है, फॉर्मूले पढ़ लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, आ गया आंसर हमारा लैम्डा w। कैसे निकालोगे बताओ, μa की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू हमें लैम्डा w चाहिए भाई, और ये वैल्यू कितनी दी है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा बताओ, ये 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 3 तो ऊपर आएगा ना, 3 नीचे क्या है भैया 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा w। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, डिवाइड कर लेना, जो आए वही हमारा क्या है आंसर है। 4 से डिवाइड करो, इसको क्या आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा दिस 125, इतना एंगस्ट्रॉम। 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाए, तो लैम्डा w इक्वल टू कितना हो जाएगा 375, ये 0 एंगस्ट्रॉम, इतना आ गया वेवलेंथ हमारा। वाटर में सेम उसी लाइट का वेवलेंथ कितना आएगा 375 0, और क्या होगा एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लेकिन ये रिलेशन अगर यूज करने नहीं आ रहे, अप्लाई करने नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट तो निकल नहीं पाएगा फिर। इसलिए जब भी किसी टॉपिक को पढ़ो तो उसको हर एक डायमेंशन में समझने की कोशिश करो, उसको कैसे अप्लाई करेंगे और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे ये सब भी सीखो। केवल पढ़ लेने से, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चन कितने रिलेवेंट आ रहे हैं आप देख रहे हो ना, कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। इसलिए जब तक आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होगी, पढ़ लिखने से कुछ नहीं होगा, केवल अच्छा आपसे काम नहीं चलेगा, केवल 3 फॉर्मूला पढ़ के काम नहीं होने वाला है।
अप्लाई करना सीखो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई अपनी बात? कोई डाउट नहीं है ना? चलें आगे बढ़ें। ठीक, अब ये जो टेबल है इसको ध्यान रखना। जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पर ये ध्यान रखना। वैक्यूम या एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या लिखकर चलेंगे 1। वाटर का कितना दिया है 1.33, इसी को लिखेंगे 4/3। 1.33 का मतलब ही क्या होता है बताओ? 1.33 का मतलब ही क्या होता है 4/3, जो हमने बताया। आइस का हमें याद नहीं रखना है, लेकिन ग्लास का ध्यान रखना। ग्लास का कितना होता है 3/2, या इसी को क्या लिखते हैं हम 1.5। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 2.42 लिखते हैं। 2 पॉइंट कितना लिखते हैं 42 या 2.41 लिखेंगे। हाईएस्ट है ये वैल्यू। अब आपसे पूछा जाएगा कि लाइट की स्पीड सबसे कम कहाँ हो सकती है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की क्या है बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब लाइट की स्पीड सबसे कम कहाँ होगी आपकी? डायमंड में होगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? वैक्यूम या एयर में, क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है। आप इस पूरे चार्ट में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम कहीं दिख रही है? बहुत हो सकता है 1 हो सकता है, या 1 से क्या है ज़्यादा है। तभी मैंने कहा कि इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 1 से हमेशा क्या होगी ज़्यादा होगी। और ये वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसा प्रोपोर्शनलिटी होगा इसमें इनवर्स, वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड ऑफ लाइट के भी क्या होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सब रिलेट करके विवग्योर में पूछ लेंगे, कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे। अब मुझे बताओ, मैं इंडिगो और ऑरेंज को कंपेयर करूं, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? इंडिगो और ऑरेंज को अगर मैं कंपेयर करूं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? इंडिगो का। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना? जब आपको ये पैटर्न पता रहेगा, कॉन्सेप्ट पता रहेगा, 2 मिनट में बता दोगे, चाहे किसी भी कलर का पूछे। कोई कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं। पैटर्न नहीं पता है, एनालिसिस नहीं कर पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे, आंसर कर पाओगे क्या? नहीं। पढ़ते रहो, खूब याद करके जाओ डेटा, कोई मतलब एप्लीकेशन सीखो कि चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसको सीखना है। ओके, चले मूव करें। ध्यान रखना, क्वेश्चन बता दिए इसमें। फिर आपने एक रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा। कल से एक हफ्ते की छुट्टी रहेगी, दूसरे क्लासेस का रिवीजन होगा, घर पे आराम करो कुछ। आज ये लास्ट है इस वीक का। ठीक है, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अगर यहाँ पर कोई मीडियम है, कोई लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, मुझे रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ में यहाँ पर निकालना होगा रिलेशन, तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए ऊपर कोई दूसरा भी मीडियम होगा तब भी निकल जाएगा। सपोज करो ये वाटर होता है या कोई एक लिक्विड है, हम एयर से ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी? रियल डेप्थ होगी। इसी को हम क्या लिखेंगे भाई? ऑब्जेक्ट का यहाँ से जो डिस्टेंस होगी, डेप्थ होगी, वही हमारी क्या होगी? रियल डिस्टेंस होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? आर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है पूरी हमारी, यही हमारा क्या है भैया? आर। रियल डेप्थ है ये हमारा। ये इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, ये इसकी क्या बन रही है यहाँ पर? इमेज। यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी हमारी, जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी? अपेरेंट डेप्थ। ये हमारी क्या होगी? अपेरेंट डेप्थ। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर से देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा ना। ये यहाँ से इसकी जब डेप्थ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? अपेरेंट डेप्थ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यही डिस्टेंस ही हमारी क्या होगी? यू भी होगी ना। यही डिस्टेंस हमारी क्या होगी? यू। अरे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही तो हमारा यू होता है। ये हमारी इमेज डिस्टेंस है, यही हमारी क्या होगी भैया? वी होगी। यही हमारा क्या होगा? अगर ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अगर ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन क्या होगा? अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन क्या होगा? अपेरेंट डेप्थ। और रियल डेप्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ क्या है? यू है, यहाँ क्या आएगा? वी आएगा। यहाँ यू आएगा, यहाँ क्या आएगा? वी आएगा। अरे यू हमारा क्या है? यही आ रही है ना। वी हमारा क्या है? यही तो है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी बताओ वो हाइट, कि कितनी हाइट ये ऊपर गया है। कि इमेज हमारा क्या है? कितनी हाइट ऊपर गया है, ये बताओ मुझे। अब इस केस में क्या है देखो, कहीं कहीं हाइट बाई विच इमेज या ऑब्जेक्ट इज रेज्ड, या विच अपीयर्स टू सी, या जो भी जिस तरह से भी बोलें कि कितनी हाइट ऊपर आ जाएगा, या कितनी हाइट से उसकी इमेज क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जा रही है, या ऑब्जेक्ट जो हमारा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। कैसे निकालोगे? अगर मुझे वो हाइट निकालनी होगी, वो डेप्थ निकालनी होगी, वो हाइट निकालनी है या डेप्थ निकालनी है कि कितनी हाइट वो ऊपर गया, मतलब ये हमें निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा बताओ? अरे यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए है, तो आर माइनस क्या होगा? ए।
रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को माइनस कर देंगे, निकल के क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ को माइनस करके निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे हमारा वो हाइट आ जाएगा जिससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ऊपर दिख रहा है। तो हाइट बाई विच ऑब्जेक्ट इज रेज्ड अप, कितनी हाइट ऊपर आ गया, कैसे निकालोगे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ से। या डायरेक्ट इसका निकालने का फार्मूला भी है एक, इसको डायरेक्ट निकालने का भी एक फार्मूला है कि वो हाइट हमें निकालना है तो क्या होगा, आर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, ये म्यू होगा। एक फार्मूला ये भी है, ध्यान रखना। या तो एच कैसे निकालेंगे, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ से, या क्या होगा, आर इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन यू। यू मतलब म्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो क्या होगा, हाइट एच इक्वल टू क्या होगा, आर, आर का मतलब क्या है, रियल डेप्थ है, 1 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, ये म्यू होगा। कभी हो सकता है मीडियम दो दिए हों, हो सकता है कभी क्या दिए हों, दो मीडियम दिए हों। अगर दो दो मीडियम दिए होंगे तो कैसे निकालोगे कि कितनी हाइट ऊपर आया, तो कैसे निकालोगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया है, जैसे अब यहाँ पर ये देखो, ये फिश का दिखाया गया है कि मान लीजिए कि रिवर है, इसमें एक फिश है कुछ नीचे, ऊपर से कोई आदमी देख रहा है भैया, जिसको इसको क्या कर रहा है भाई, अब फिशिंग कर रहा है जो भी है, देखो तो उसको फिश क्या थोड़ी सी हाइट भी दिखेगी, वाटर की वजह से फिश थोड़ी सी क्या होगी, इसको हाइट भी दिखेगी, क्योंकि उसको फिश की इमेज दिखेगी। एच वाली फिश तो बॉटम पे होगी आपकी, या मतलब जहाँ भी होगी नीचे डेप्थ पे होगी और थोड़ा। तो ये हमारा डी आर है, रियल डेप्थ है, ये डी है क्या आपका, अपेरेंट डेप्थ। यहाँ पर जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखना होगा तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से बताइए, अरे रियल डेप्थ अपॉन क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ होगा हमारा। इसी को हम लिख रहे हैं क्या भी, यू अपॉन वी लिख रहे हैं। अब ये पूछा जाएगा कितनी हाइट ऊपर गया, ये एच बताओ कि कितनी हाइट ऊपर दिख रहा है, तो एच इक्वल टू कैसे निकालोगे भैया, रियल डेप्थ माइनस क्या होगा, अपेरेंट डेप्थ, या इसी का एक फार्मूला बता रहे हैं, आर 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया, म्यू। म्यू का मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे केस में वाटर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम का हो गया, गेम खत्म हो जाएगा आसानी से, इसमें जो भी आना होगा कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन तब उठता है जब दो से ज़्यादा मीडियम हो, या दो से तीन मीडियम हो। तो अगर दो मीडियम दिया है तो, तीन मीडियम दिया है तो कितनी हाइट ऊपर आया कैसे निकालेंगे, कितनी हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट हमारा है ये कैसे निकालेंगे हम। अब सपोज करो जो भी मीडियम दिए है हमारे, दो दो है मीडियम, एक ये है, दूसरा ये है भाई। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी है चीज़, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो थिकनेस है, ध्यान रखना, दो दो मीडियम दे दिया, इसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है मान लेते हैं D1 है। इसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है मान लेते हैं D2 है। अब हमें पूछ रहे हैं कि इसकी अपेरेंट डेप्थ बताओ या हाइट बताओ, जिस हाइट से इसकी इमेज ऊपर जाएगी। मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ कहीं बन रहा है भाई, बताओ तो बताओ कितनी हाइट ऊपर आया, आप बताओ। दो दो मीडियम से जा रहा है भैया, कितनी हाइट ऊपर आया आप बताओ। मीडियम एक नहीं है, आप दो दो मीडियम आ गए, तो ये कितनी हाइट ऊपर गया ये बताओ। अब इस केस मुझे एच निकालना है, तो एच निकालने का क्या फार्मूला होगा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या है, म्यू1 है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। तो वो हाइट बताओ जिस हाइट से ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर गया, एच इक्वल टू कैसे निकलेगा, एच इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वो हाइट बताओ जिस हाइट से ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर गया। क्या होगा कॉन्सेप्ट बताओ इसका। अब ऐसे नए क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहीं मुंह लटकाए बैठे रहेंगे हम, बन भाई नहीं करेगा, क्या आएगा, क्या क्या होगा, D1 अपॉन क्या होगा, म्यू1 प्लस क्या होगा, D2 अपॉन क्या होगा, म्यू2 होगा। दैट्स इट। इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या तो खामोशी से सुन लो या तो लफाजी ही कर लो, दो में से एक ही काम कर लो। दो दो मीडियम दे दिया तो कैसे करोगे, क्वेश्चन नए पूछ लिए उसी में रिलेट कर दिए, कैसे करोगे क्वेश्चन। केवल झोला छाप स्टडी से काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन के डायमेंशंस को समझो, नेचर को समझो, उस लेवल पे काम करो।
तब जाकर के क्वेश्चन बनेंगे ये। हर चीज़ लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा, अगर आप सोचो रट के जाएंगे एग्जाम देकर चले आएंगे। जितना भी दिया रहेगा सबका निकल जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं ना। मान लीजिए ये सब नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे? दो दो मीडियम दिया है, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? मैं बता दे रहा हूँ। अगर इसका अपेरेंट डेप्थ निकालना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है या जो डेप्थ है, मान लेते हैं ए है, डेप्थ क्या है? ए है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टू है। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन है। तो यहाँ लिखेंगे म्यू टू बाई म्यू वन। कितने तरीके से बता रहा हूँ ये देखो, पहले इसको समझो। म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू क्या लिखेंगे? रियल डेप्थ हमारी क्या है बताओ? अरे रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होगा। रियल डेप्थ हमारी क्या होगी? पूरी डी1 प्लस क्या होगा यहाँ? डी2 अपॉन में क्या हो गया? अपेरेंट डेप्थ। और इसी म्यू टू बाई म्यू वन को आप क्या लिख सकते हो? बोलो, 2 म्यू वन लिख सकते हो। 2 म्यू वन लिख सकते हो कि नहीं? म्यू टू बाई म्यू वन का मतलब ये क्या है? 2 म्यू वन। वन में 2 लिख रहे हो, 2 म्यू वन जो भी है, इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब 2 म्यू वन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हो सकता है इसका सिंबल आपने ये भी लिखा हो, ये 1 म्यू टू। 1 म्यू टू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आप क्या लिख रहे हो उसके हिसाब से बता देना। ज्यादातर बुक में ये वाला सिंबल लिखा हुआ मिलेगा आपको, या जो हमने पढ़े होगा आपने। म्यू टू बाई म्यू वन। 1 म्यू टू का मतलब क्या है? 1 म्यू टू का मतलब क्या होगा? म्यू टू बाई म्यू वन। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब हाइट h निकालने के लिए हमारे पास क्या था फार्मूला? अरे रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, यही तो था फार्मूला। रियल डेप्थ माइनस क्या है? अपेरेंट डेप्थ। यहां से अपेरेंट डेप्थ अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? यहां से अपेरेंट डेप्थ निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? या तो हम लिख दे भैया यहाँ आर, ये आर से निकालो तो आर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से ए इंटू क्या होगा? ए इक्वल टू क्या होगा? ए इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? आर अपॉन क्या होगा यहाँ पर? 1 म्यू टू होगा। आर अगर इसमें कॉमन कर लें तो क्या आएगा? 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 म्यू टू। ये फार्मूला हमारा बन गया। कि किस साइड से हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर आएगा बता दो। ऐसे तो निकलेगा। इसी तरह से तो निकालेंगे हम लोग। अरे ऐसे ही निकालेंगे। टोटल हाइट निकालनी है, डायरेक्ट निकाल लो। यही तो है। सब तरीके सीखो, अप्लाई करना सीखो, तो रटने से कुछ काम नहीं बनेगा। अब हम करा रहे थे, फिर तुम लोग बैठ के दांत दिखा रहे हो मुझे। हटाओ इसे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? क्या क्या दिया इसमें? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ ऑफ द व्हाट? लाइट। अब इसमें कैसे क्या है बताओ जरा। डेंसिटी ऑफ द मीडियम किस तरह से अफेक्ट करेगा बताओ? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा डेंसिटी ऑफ द मीडियम के क्या होगा? वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी इसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे वाटर और एयर को कंपेयर कर रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया? एयर से ज़्यादा आएगा ना। तो वाटर एयर से डेंस है कि नहीं है? डेंस है। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, टेम्परेचर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे भैया क्या होगा? ये सब फैक्टर्स समझो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अब पूछ रहे हैं विंटर और क्या कहें समर का पूछ रहे हैं एटमॉस्फेयर हमारा यही है। अब बताओ इसी सेम एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कब होगा? विंटर में ज्यादा होगा या समर में ज्यादा होगा? विंटर में। डेंस हो जाएगा। अरे बहुत सारे क्या होंगे उसमें? मॉइस्ट होंगे, फॉग होंगे, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगे? तो डेंसिटी मीडियम की बढ़ जाएगी, तभी तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। वही समर का केस है भैया, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, गैसेस बहुत उड़ जाते हैं, एकदम क्या हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? समझ रहे हो ना हमारी बात? ये सब होगा।
फिर पूछेंगे बारिश के पहले बारिश के बाद डेंसिटी कब ज्यादा होगी। कुछ भी पूछा जा सकता है ना, जब रिलेट करना आएगा तभी तो सोच पाओगे। वेवलेंथ ऑफ द लाइट भी किस तरह डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। ये तो स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, ये सब फैक्टर्स हैं, ध्यान में रखिए। कोई दिक्कत, ये सब टर्म्स समझो, हर चीज किताब में डायरेक्ट नहीं लिखी है, इसको समराइज किए हैं आप लोगों के लिए, लिस्ट आउट किए हैं इसीलिए कि समझो, एक जगह इकट्ठा मिल जाएगी। नहीं तो भाई आधा दूरा पढ़ के फिर कहानी सेट हो जाएगी, एनसीईआरटी और यही सब पढ़ के कुछ होगा नहीं, आईसीएसई सीबीएसई पढ़ने से सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाओ इसे। कभी कह देगा कलर पे फिट करेगा, कलर या वेवलेंथ बात एक ही है इसलिए साथ में लिख दिए, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक, चले आगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। ये ग्लास स्लैब है, हमने क्या किया, लाइट रे के पाथ में रख दिया, तो लाइट रे क्या होगी आपकी अपनी इनिशियल पाथ से थोड़ी क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो ग्लास स्लैब की वजह से लाइट रे क्या हो गई, ये देखो ब्लू वाली लाइट है हमारी, एक्चुअल में ऐसे जा रही है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं आता तो लाइट रे हमारी एक्चुअल में ऐसे जाती। तो इनके बीच की जो क्या है, इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट के। मतलब ग्लास स्लैब को रख जाने से ये हमारी इमरजेंट रे है, ये कौन सी रे है, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। तो लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अगर समझाना हो तो कैसे समझाओगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है। हाँ, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, इमरजेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ या इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। बहुत बेटर होगा कि पहले समझाओ कि ग्लास स्लैब हमने इसके पाथ में डाला, आप बोलोगे व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए ग्लास स्लैब इन द पाथ ऑफ व्हाट, ए लाइट रे, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। या आप उसको और तरीके से बोल सकते हो, व्हेन ए लाइट रे पास थ्रू व्हाट, ए ग्लास स्लैब, देन इमरजेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कितने तरीके से बोल सकते हो, उसके बाद बना के इसको लिख देना है। यही जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ग्लास स्लैब की वजह से इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, अभी सब समझना है। फिर क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई व्हाइट लाइट क्या होती है किसी प्रिज्म से पास हो जाती है, जब कोई व्हाइट रे क्या होती है किसी प्रिज्म से पास होती है, तब अपने क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो लाइट के इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो फिनोमेना इन विच व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू व्हाट, थ्रू ए प्रिज्म, then it is get split into its constituents color, this phenomena of light is called what, dispersion of light। इस डिस्पर्सन में समझना, ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको, इसको हम लोग क्या बोले थे भैया, ये जो दोनों सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये सरफेस एक दूसरे से जिस एंगल पे रखे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म एंगल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म एंगल। सबसे नीचे कौन सी कलर आ रही है, देखो वॉयलेट, सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है, रेड। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का हुआ, सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे कम किसका हुआ, रेड कलर का। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा कलर बेंड होगा तो वायलेट, सबसे कम कौन सा बेंड हुआ, रेड। ये पैटर्न भी ध्यान रखना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब व्हाइट रे क्या हो गया, व्हाइट लाइट रे प्रिज्म से पास हुआ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। लाइट की इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा भाई,
क्योंकि हर एक मीडियम में अलग अलग कलर की क्या होगी, अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग स्पीड होगी। स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से, वेवलेंथ में डिफरेंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे इसका रीजन पूछा जाए क्या है इसका मेन कॉज, तो क्या बताइएगा, क्या है मेन कॉज इसका, बताओ। डिफरेंस इन व्हाट, डिफरेंस इन स्पीड, या क्या कहोगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर सेम वेवलेंथ की लाइट रेज होंगी तो कभी ऐसे अलग अलग वेवलेंथ में डिफरेंस होने की वजह से, स्पीड डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ये नहीं होता कभी। ये अलग अलग मीडियम में हर एक लाइट का क्या होगा, अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग क्या होगा, वेवलेंथ होगा इसका। अभी निकाले थे ना वेवलेंथ, देखो एयर में कुछ और आया था, वाटर में कुछ और आया, अलग अलग हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है, स्पीड में भी चेंजेस आते हैं, ये सब ऐसा होगा। फिर आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट रे प्रिज्म पे पड़ी, फिर ये है लाइट रे, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, जो बाहर निकल रही है। इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को पीछे करें, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर का सबसे ज्यादा होगा, कौन से कलर का सबसे ज्यादा होगा, विवग्योर की मैं बात कर रहा हूं, बताओ मुझे। वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, वेरी गुड। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन कौन से कलर का आएगा, वायलेट का, फिर किसका आएगा, इंडिगो का, फिर किसका आएगा, फिर ऑरेंज, येलो, जो भी है इस तरह से हमारे रेड। जब इस तरह से रिलेट करके पढ़ोगे तब आएगा। किसी भी कलर का पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए सबका एंगल पता हो, सबका एंगल पता होना जरूरी है क्या, नहीं। ठीक है, समझ गए, ठीक, ध्यान रखना इसको, ये अंडरस्टैंड कीजिए। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, फिर एंगल ऑफ डेविएशन किन किन फैक्टर्स से डिपेंड करेगा, कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करेंगे। पहला क्या है बताओ, पहले ये ध्यान रखना, अगर प्रिज्म बहुत थिन हो, देखो फॉर ए थिन प्रिज्म, बहुत थिन प्रिज्म हो तो क्या होगा, अगर थिन प्रिज्म है तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, या डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखना ये होगा म्यू माइनस वन इंटू क्या होगा, ए होगा, म्यू माइनस वन इंटू क्या होगा, ए होगा। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ए क्या है, प्रिज्म एंगल। म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। ए का मतलब क्या है, प्रिज्म एंगल है। ए का मतलब क्या है, प्रिज्म एंगल है। अब यहां समझना, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे किस तरह से डिपेंड करेगा, पहले ये समझना, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे किस तरह से डिपेंड करेगा, इनवर्सली। क्यों भैया, क्योंकि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वेवलेंथ के, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और ये इसलिए क्या होगा, ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तभी तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर था, एंगल ऑफ डेविएशन का क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर था। याद आया कुछ, ऐसे लिखवाया था। फिर क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। फिर मिनिमम डेविएशन के बाद क्या होगा, आफ्टर मिनिमम डेविएशन, फिर ये क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मिनिमम डेविएशन के बाद क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राफ इसका आपने इस तरह से देखा होगा, अगर आपको याद हो तो, ये ऐसे आया होगा। ये हमारा हो गया लैम्डा या आई, जो भी लिख रहे हो आप। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये डेल्टा है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, हमारी डेल्टा मिनिमम है, ये डेल मिनिमम है। ये ग्राफ ऐसे होगा।
पहले क्या होगा घटाते जाएंगे, घटाएगा, जब मिनिमम वैल्यू होगी तो फिर यहाँ से क्या होगा इंक्रीज होगा। ग्राफ इस तरह से पढ़ा होगा आपने। पहले होगा डायरेक्टली, मिनिमम वैल्यू हो जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर जब एंगल ऑफ इंक्रीज बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ग्राफ इस तरह से आया होगा, पैटर्न ध्यान रखना है, इसको अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज करने पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज करने पे डिक्रीज हो रहा है, फिर क्या होगा, मतलब अभी देखो क्या है, बढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो हमने लिखा है इसकी, इस केस में बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा। फिर मिनिमम वैल्यू के बाद क्या होगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये मेजर सेक्शन है इसलिए राइटर्स केवल इसी को लिखते हैं। लेकिन कभी एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, मिनिमम डेविएशन के पहले की बात पूछ रहा है, तो मिनिमम डेविएशन के पहले की बात पूछेगा तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, घटेगा। घट रहा है ना, देखो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे बढ़ा। तो दोनों बना के रखना, एकदम आइडिया रखना, मैं ग्राफ बता दिया आपको। फिर क्या है यहाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। फिर प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फार्मूले से दिख रहा है ना। जितना ज़्यादा प्रिज्म एंगल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। कोई दिक्कत, ये सारे फैक्टर्स काम के हैं, ध्यान रखना। कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, हर चीज़ रिवाइज करके रखो, पढ़ के रखो। ये एंगल ऑफ डेविएशन का स्पेशली ध्यान रखना। पहले क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा। मिनिमम वैल्यू हो जाने के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए मूव करें हम लोग। देख लेना, इसको लिख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना क्या है क्या नहीं। फिर आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है बताओ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में हमारे पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो क्या करती हैं, किसी भी सोर्स से जो लाइट आ रही है, मोस्टली क्या है, हम सन की बात कर रहे हैं, सन से जो लाइट आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। लाइट की इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कह रहे हैं द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय विच ए बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद व्हाट पार्टिकल्स अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या कर रहे हैं, सन से आने वाली लाइट को क्या कर रहे हैं, देखो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। लाइट की इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा किस कलर का स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा कौन से कलर का होता है, वायलेट का। मैंने लिखा था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्टार्टिंग में लिखा था ना विवग्योर में, सबसे ज्यादा कौन से, तभी तो स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। वाई स्काई इज ब्लू सिम्स टू अपीयर, आप क्या बताते हो, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू कलर का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, इसलिए स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ये तो बताते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है आपको, ब्लू दिखाई देता है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या है क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जनरली डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एज वेल एज व्हाट, साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे किस तरह से डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे किस तरह से डिपेंड करेगा, इसमें रेले साहब का एक कॉन्सेप्ट है, याद है, इनका क्या है, रेले साहब का देखो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ जो लाइट है ना, स्कैटरिंग जो है इनवर्सिबल टू 1 क्या है, लैम्डा की पावर 4 है। मतलब जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो विवग्योर में आप मुझे बताओ, विवग्योर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, लैम्डा का। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं, अगर लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा, बताओ, बोलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बोलिए, है कि नहीं, क्योंकि लैम्डा के क्या है, ये पावर 4 की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका लैम्डा कम होगा उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा होगा, इंडिगो ब्लू। हालांकि ब्लू क्यों दिखाई देता है, फिर वायलेट कलर का होना चाहिए, क्योंकि वायलेट अमाउंट में ही कम होता है, इसलिए स्काई का कलर कैसे दिखाई देता है, ब्लू। मैंने एनिमेशन से हो सकता है तुम लोग को दिखाया होगा, कभी पढ़ाया होगा तो बताया होगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, ज़्यादा देखने की जरूरत। चला समझते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल पे किस तरह डिपेंड करेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ द पार्टिकल के क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ द पार्टिकल के क्या है, और यहाँ इन्वर्सली है, यहाँ क्या है, डायरेक्ट। जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, चलिए
मूव करें। फिर लेंस की बातें हैं, लेंस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तो इतना बता दिए, इतना रिवाइज प्रैक्टिस करो, फिर लेंस की बातें हैं, कल लेंस को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर करेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक जितनी चीज़ें पढ़े हैं आप एकदम रिवाइज करके आइए, कल लेंस पढ़ाएंगे, कल की कल ही क्या हो जाएगा कंप्लीट। बस एक एक दो दिन का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन PYQ, बस ये प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है भैया, कल में भी हो सकता है प्रिज्म पे भी बात करेंगे। एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे से, ताकि समझ में ज़्यादा आ जाए आपको। ठीक, थैंक यू बदले, थैंक यू।